आज हम लेते हैं अपना टॉपिक, सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार आपको मैंने पहले पढ़ा दिया क्लास में भी, आप सब जानते हैं कि वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा हमारी लैंग्वेज, हिंदी में भी संस्कृत में भी जो भाषा, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है। लैंग्वेज के हमारे 3 सब्जेक्ट्स चलते हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण विचार हमारा ये टॉपिक है। अब वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? आप देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि वर्ण हम किसे कहते हैं। तो वर्ण हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा जिस वर्ण से शुरू हो रही है। अब आपको पता है कि हिंदी और संस्कृत दोनों में जो वर्ण हैं वो समान हैं। हिंदी भाषा हमारी जो संस्कृत की तत्सम भाषा है, उससे जो शब्द लिए गए हैं, जो तत्सम शब्द है वो सारे संस्कृत भाषा में हैं, और हिंदी भाषा में अन्य शब्दों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं उन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन जो वर्ण है, ये वर्ण दोनों ही भाषाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम शुरू करते हैं व्याकरण को, तो व्याकरण में सबसे पहले टॉपिक वर्ण विचार का ही आता है, क्योंकि जब हमको वर्णों का ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम आगे का अध्ययन कैसे करेंगे। तो वर्ण विचार में हम सबसे पहले लेते हैं कि अब वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी यहाँ से शुरुआत होती है भाषा की। भाषा जैसे हमारे शब्द हैं जिनको हम बोलते हैं, भाषा क्या है? बोलना। हम जो बोलते हैं उसको ही भाषा कहते हैं। भाषा लिखित और मौखिक 2 प्रकार की होती है। तो मौखिक और लिखित में हमको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब शब्द किससे मिलकर बने हैं? भाई सबसे पहले हम वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य किससे मिलकर बना है? शब्दों से मिलकर बना है। और शब्द किनसे मिलकर बने हैं? वर्णों से मिलकर बने हैं। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है, यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारी वर्ण से हो रही है। क्योंकि वर्ण जब एक या एक से अधिक वर्ण मिल जाएंगे, भाई 2 या 4 वर्ण मिलने पर क्या हो जाता है? शब्द बन जाता है। 2-4 जब शब्दों का समूह होता है तो वो वाक्य बन जाता है। और उस वाक्य को जब हम अपनी भाषा को दूसरे को समझाने के लिए, हमारी जो हम बोल रहे हैं उसको जब हम दूसरे को समझाने के लिए उसको प्रयोग करते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो अब आप देखिए, वर्ण हमने आपको समझाया कि सबसे छोटी इकाई जो भाषा की है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण माने गए हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला है हमारा स्वर वर्ण, और दूसरे हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, अब आप लोग जानते हैं जब आप पहली बार स्कूल जाते हैं, स्कूल में जब आप पहली बार अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन वर्ण का ही ज्ञान करवाया जाता है।
और अगर आपको स्वर और व्यंजन वर्ण का अच्छा ज्ञान है तो आप आगे चल के भी पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए हमारे जो स्वर वर्ण है, पहला हमारा प्रकार है स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण के लिए आप देखिए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। सबसे पहले तो स्वर वर्ण कौन से हैं हमारे, जो हमारी सबसे पहले स्वर वर्णों की शुरुआत होती है। जैसे आप लोग जब स्कूल गए पहली बार तब आपने अध्ययन किया, आपको पढ़ाया गया ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ई। अब वो तो एक बच्चों को संकेत के माध्यम से समझाने के लिए अनार, आम, इमली, ईख इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये हमारे स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण ए, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि वाला री, और एक संस्कृत में लृ और चलता है। ये सब मिलकर ये क्या है, हमारे स्वर वर्ण हैं, जिन्हें हम ए आई कहते हैं कि ए आई सुनाओ। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उस समय हम उनसे सबसे पहले कहते हैं कि ए आई पढ़ते हैं। ए आई क्या है, ये ए आई ही हमारे स्वर वर्ण हैं। अब स्वर वर्ण देखिए, हमारे स्वर वर्ण है हमारे हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में हमारे स्वर वर्ण 13 माने गए हैं। तो अब हम संस्कृत में हमारे स्वर वर्ण जो 13 हैं उनको आपको बता रहे हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके ऋषि वाला री। अब ऋषि वाले री में जब एक गांठ आती है तो ये छोटा माना जाता है। छोटा यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर 2 है। अब उनमें ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। अब आप देखिए यहाँ पर री बड़े वाले री में क्या होगी, 2 गांठ आ जाती है यहाँ पर, ये ध्यान देना। फिर ए, आ, ई, ऊ, री और ए, आई, ओ, औ, और एक रहता है हमारा लृ। ये केवल संस्कृत भाषा में ही काम में आता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ही होता है, ये हिंदी भाषा में नहीं होता है। बड़ा वाला री और लृ, इन दोनों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। और इन दोनों को हटाने के बाद आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये 11 जो स्वर वर्ण हैं ये हमारे हिंदी में माने गए हैं। और अगर इनको हम हटा देते, इनको भी मिला लेते हैं, तो इनको मिलाने के बाद हमारे आप गिन लीजिए 13 हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये 13 स्वर वर्ण हमारे संस्कृत भाषा के हैं। अब संस्कृत भाषा में इन 13 स्वर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब स्वर वर्ण भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार देखिए हमारे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण हमारे कितने प्रकार के माने गए हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आप देखिए 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इनको देखिए आप इस तरह से लिखा जाता है, इसमें है में र और ह्रस्व स्वर। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम छोटे भी कहते हैं, छोटे, हिंदी में हम इन्हें छोटे कहते हैं। और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। अब 2 प्रकार के स्वर वर्ण तो हमारे हिंदी में होते हैं, ये देखिए हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में तो 2 प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर। इन्हें हम बड़े भी कहते हैं, बड़े स्वर।
और संस्कृत में हमारे जो स्वर वर्ण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में देखिए आप, संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार। अब तीसरा प्रकार देखिए आप, दोनों तो ये है ही हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और तीसरा प्रकार हमारा संस्कृत भाषा में चलता है, वो है प्लुत स्वर। तो तीसरा वाला, पहला आपका वही ह्रस्व स्वर आएगा, जो हिंदी में आता है वही ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका दीर्घ स्वर है ही, दीर्घ स्वर। और तीसरा आपका संस्कृत भाषा में जो चलता है वो है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। जब हम आगे इनके उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो उच्चारण स्थान के समय क्या आता है हमारा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब सबसे छोटा। अब सबसे छोटा देखिए आप, सबसे छोटा आ गया ए, ई, ऊ और री। ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व, ये जो ह्रस्व स्वर है ये आ गए हमारे। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर, इनसे जो दुगनी मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कह रहे हैं। अब दीर्घ स्वर देखिए, इन्हीं का जो बड़ा है आ, और फिर इसका बड़ा आ गया ई, इसका बड़ा आ गया बड़ा ऊ, इसका आ गया री, फिर री, इसमें भी री मिला हुआ है हमारा, और फिर ए, आई, ओ और औ। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। अब तीसरा स्वर हमारा आ जाता है, कौन सा? तीसरा आ जाता है हमारा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर देखिए, प्लुत, इसका प्रयोग केवल मात्र संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। और वो भी कब किया जाता है? जब संबोधन आदि, यानी हम किसी को पुकार रहे हैं, तो पुकार रहे हैं तो उसमें 3 भाषाओं का, उसमें केवल बोलने में हमारे 3 मात्राओं का जितना समय लगता है, जहाँ पर 3 मात्राओं का जितना, जैसे ओम, इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पर इसमें अब हम इसको बोलेंगे, ओम स्वर का जब उच्चारण करेंगे तो इसका क्या होगा? जब हम किसी को संबोधित करके पुकार रहे हैं तो उसमें 3 मात्राओं का जितना समय लगता है, जहाँ पर अब ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है बोलने में। जैसे आप बोल के देखिए ए, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का जितना समय लग रहा है, आप बोल के देखिए आ, ई, ऊ, यानी इनसे डबल आपका टाइम लग रहा है। जैसे आपका ई, ऊ, री में लगा था, ई, ए, ई, ऊ और री में लगा, उससे दुगना समय आपका दीर्घ स्वर में लगता है। और ये जो प्लुत स्वर है इसमें 3 मात्राओं का जितना समय लगता है, यानी इससे ह्रस्व स्वर से तिगुना समय आपका प्लुत स्वर में लगता है। अब तीनों 2 स्वर तो जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं और प्लुत स्वर का प्रयोग हमारा संस्कृत भाषा में होता है। अब हमारे स्वर वर्णों का आपको पता चल गया कि हिंदी में तो आपके स्वर वर्ण होते हैं 11 और संस्कृत भाषा में आपके स्वर वर्ण होते हैं 13। अब इन स्वर वर्णों का प्रयोग करके ही हम आगे चलेंगे। स्वर वर्णों के बाद अगला हमारा आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के लिए अब हम स्वर वर्ण के बाद अगला लेते हैं हमारे जो वर्णों का। हमने 2 प्रकार बताए आपको। 2 प्रकार में पहला प्रकार हमारा स्वर वर्ण का था, दूसरा प्रकार हम ले रहे हैं व्यंजन वर्ण।
अब व्यंजन वर्ण देखिए आप, व्यंजन वर्ण हमारे कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण, सबसे पहले तो हम कि व्यंजन वर्ण देखिए, व्यंजन वर्ण हमारे होते हैं टोटल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब उनको हम देखते हैं। व्यंजन वर्ण जितने भी, आपको पहले बता दें कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का जब हम प्रयोग करते हैं तब, अभी हम आपको व्यंजन वर्ण जैसे लिखेंगे तो वो जितने भी आपको समझाएंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, जैसे यहाँ पर कै, ख, ग, घ और न, ये क्या है हमारे व्यंजन वर्ण है। अब इसको हम इसको क्या कहेंगे, कै वर्ग, यानी कै वर्ग के अंदर हमारे कितने वर्ण आ गए, 5 वर्ण आ गए। पांचों वर्ण हमारे इसमें कै वर्ग में शामिल है। ख वर्ग, च वर्ग, अब देखिए आप च वर्ग का च, छ, ज, झ और न, ये है हमारा च वर्ग, यानी प्रथम वर्ण है, उसी से उस वर्ग को जाना जाएगा। अब च सबसे पहला वर्ग है तो उसको हम च वर्ग, यहाँ पर इस वर्ग का पहला अक्षर कै था तो कै के नाम से कै वर्ग हो गया। इसका च पहला वर्ण है तो इस च के नाम से च वर्ग हो गया, यानी कै वर्ग का नाम आएगा तो ये पांचों वर्ण आएंगे। च वर्ग का नाम आता है तो ये च वर्ग के पांचों वर्ण साथ में आएंगे। फिर हमारा ट वर्ग आ जाता है, ट, ठ, ड, ढ और न। फिर ये आ गया हमारा ट वर्ग, ट वर्ग हमारा आ गया। आगे देखिए ट वर्ग, ट, थ, द, ध, न, ये हमारा ट वर्ग आ गया। ट वर्ग आ गया हमारा। अब आप देखिए प वर्ग आएगा हमारा, प, फ, ब, भ, म, ये हमारा कौन सा वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया हमारा। अब ये हमारे पांचों वर्ग हो गए। कितने वर्ग हैं ये, 5 वर्ग हैं हमारे, 5 वर्ग। अब पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं तो कितने वर्ण हो गए, 5 25। कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ग को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 25 आ जाएंगे। यानी कितने वर्ण हो गए, ये 25 वर्ण हो गए। आगे देखिए अब आप 25 से 5 वर्ग हो गए, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हो गए। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं तो कितने हो गए, 25 वर्ण हो गए। आगे देखिए य, र, ल और व। फिर से, और है। अब आप गिनिए, 25 वर्ण तो ये हो गए हमारे, 4 और 4 8 वर्ण ये हो गए। 25 और 8 हमारे हो गए टोटल 33 वर्ण। तो हमारे व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण हमारे 33 हैं। इनको य, र, ल, व को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। और से है, इनको कहते हैं हम ऊष्म वर्ण, इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब ये मिला करके आप देखिए पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण, 25 तो ये हो गए, 4 आपके अंतस्थ वर्ण हो गए और 4 आपके ऊष्म वर्ण हो गए। इन सबको मिलाकर आप देखिए हमारे टोटल 33 वर्ण हो गए हैं।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो हमारे व्यंजन वर्ण 33 हैं। स्वर वर्ण हमारे कितने थे? हम संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण हमारे 13 हैं और व्यंजन वर्ण हमारे 33 हैं। अब हमारा ये कक्का पूरा हो गया। छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? कक्का। तो वो कक्का आज हम सीख रहे हैं। आप देखो, अब हमारे 3 वर्ण रह गए। आप सोचोगे कि 33 हो गए, कक्का में तो पूरे 36 अक्षर होते हैं। 36 अक्षर होते हैं, लेकिन जो 6, 3 और ये क्या है हमारे? ये संयुक्त वर्ण कहे गए हैं। इनको क्या कहा है? संयुक्त वर्ण कहे गए हैं। संयुक्त अर्थात एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। अब 6 तो देखिए हमारा किससे मिलकर बना है? क और से इन दोनों से मिलकर 6 बना है। 3 हमारा तय और रे, इन दोनों से मिलकर के हमारा 3 बना है। और ग हमारा जय और न, इन दोनों वर्णों से मिलकर हमारा ग बना है। तो ये पहले आ चुके हमारे व्यंजन वर्ण। जो क्षेत्र ग में जो वर्ण शामिल हैं, वो वर्ण हमारे पहले व्यंजन वर्णों में आ चुके हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये हमारे व्यंजन वर्णों में शामिल नहीं है। अब हमारे व्यंजन वर्ण हैं यहाँ पर 33 हमारे व्यंजन वर्ण हैं और 13 हमारे स्वर वर्ण हैं। अब आप देखिए कि हमारे जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, आप देखिए अच्छी तरह कि हलंत है। ये जो हलंत लग रहा है, इन सब में जो हलंत लग रहा है, हलंत का अर्थ होता है आधा। हलंत का अर्थ क्या होता है? आधा। आप देखिए स्वर वर्ण जो हमने लिखे थे, ए, आ, ई, आप देखिए जितने भी हमने स्वर वर्ण लिखे थे, तो इनमें हलंत नहीं है। स्वर वर्णों में हलंत नहीं है, क्योंकि स्वर वर्ण अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्णों में हलंत लगा हुआ है, और हलंत का अर्थ होता है आधा वर्ण होना। अब आप कहोगे कि ये पूर्ण कब होंगे? ये पूर्ण होंगे जब इनमें स्वर वर्ण मिल जाएगा, तब ये पूर्ण माने जाएंगे। अब ये जितनी भी हमारी स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्णों से मिलकर के हमारे व्यंजन वर्ण पूर्ण होंगे। जैसे आपको बताते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर हमको क को पूर्ण करना है। ये क हमारा हलंत है, इसमें हम ए लगा देंगे तो हमारा ये क पूरा बन जाएगा। अब इसी क में मान लीजिए हम आ जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? बताइए आप, क्या बनेगा? का बन जाएगा। और इस क में हम ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा छोटी की बन जाएगा की। और इस क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारी बड़ी की बन गई। तो यानी जितने भी स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण हमारे 12 अक्षर हैं। जब ए आई के हमारे कितने हैं? 12 अक्षर है। और स्वर वर्ण हमारे 13 हैं। लेकिन ली जो है, ली का प्रयोग केवल मात्र हम वाक्यों में प्रयोग करने के लिए, शब्द बनाने के लिए होता है। लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण हैं, इनको पूर्ण करने में ली का प्रयोग नहीं होता है। इनको पूर्ण करने में ये जो 12 स्वर वर्ण हैं, इन्हीं का प्रयोग होता है। तो अब आप देखिए कि हमारी जो 12 खड़ी है, हम किताब पढ़ने के लिए जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ने का ज्ञान लेते हैं, तो उससे पहले हमको 12 खड़ी सिखाई जाती है। तब आप देखिए हमारी पूरी 12 खड़ी किससे मिलकर बनी है? स्वर वर्णों से। स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों के मिलते ही हमारी 12 खड़ी तैयार हो गई। ऐसे ही हम च वर्ग का ले लेंगे। जैसे च का कोई सा भी वर्ण ले लो, जरूरी नहीं है कि च ही हो। च प्लस ए बराबर हमारा क्या बन गया? च पूरा अक्षर बन गया है। आगे ले लो आप, ज ले लो। ज ले लिया हमने, ज आधा है यहाँ पर, और इसमें जब ए मिल गया तो हमारा ज पूरा बन गया। झ है, अब यहाँ पर देखिए हमारा झ है,
झ में अगर हम आ मिला देते हैं तो ये हमारा झा बन गया। तो इस तरह से आप देखिए कि जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं, यदि उनमें हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत नहीं लग रहा है, इस तरह से पूर्ण है, तो इसका मतलब इनमें स्वर वर्ण मिला हुआ है। अब वो स्वर वर्ण कौन सा मिला हुआ है वो आप अच्छी तरह छांट सकते हैं। भाई अभी आपको बता दिया ना, व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण को निकालना और जोड़ना, दोनों ही चीज़ हम इस विधि से समझ सकते हैं कि ये तो हमने जोड़े हैं और अलग करेंगे। तो अलग करने में क्या है, जैसे हमारा ये क है पूर्ण, अब इसमें से हम इनको अलग अलग करेंगे तो अलग करने पर हमारा क प्लस ए, इस तरह से हमारा ये रूप बन जाएगा। तो अब आप स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जान चुके हैं अच्छी तरह। स्वर वर्ण हमारे 13 हैं, व्यंजन वर्ण हमारे 33 हैं। क्षेत्रज्ञ जो हमारे ये 3 वर्ण हैं इनको संयुक्त वर्ण कहा गया है, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। और ये जो वर्ण हैं आप देखिए पहले हमारे 25 वर्णों में आ चुके हैं सारे। तो हमारे जो ये स्वर वर्ण है 33, इनमें ये पहले आ गए, इसलिए इनको यहाँ पर 33 में शामिल नहीं किया गया है। अब हमारे स्वर और व्यंजन वर्ण आप जान गए पूरे। स्वर वर्ण में से व्यंजन वर्ण मिलाना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाना, और व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण को निकालना, दोनों तरह के आपको बता दिए हैं। अब यही जो आपके स्वर और व्यंजन हैं, जितनी भी संधि चलेंगी संधि में यही काम आएंगे। संधि में हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को अलग करते हैं, तभी हमारा संधि युक्त पद और संधि विच्छेद होता है। तो और हमारा जो दूसरा वर्ण विचार जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस वर्ण विचार में भी अब हमारे उच्चारण स्थान आ जाएंगे। अब उच्चारण स्थान, प्रत्येक जो वर्ण है उसके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अगली, तो कल अपन इसमें क्या लेंगे, आप अपनी बुक में पहले से ही देख लेना। हम इसमें लेंगे आगे वर्ण विचार, तो हमने ले ही लिया, अब इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान लेंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उसका उच्चारण किया जाता है। तो आप इसको आज के जो पढ़ाया इसको देख लेना, और कल के लिए भी आप अपनी जो बुक है, बुक में आप टॉपिक देखना वर्ण विचार और उनके उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान वाले को भी आप देख करके आइएगा, जिससे आपको समझने में परेशानी न हो। फिर जब अपनी क्लास शुरू होंगी तो क्लास में आपको पता है कि मैं आपसे फिर वही पूछूंगी, और फिर आप नहीं सुनाओगे तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, ये आपको मुझसे प्रॉमिस करना ही होगा। ठीक है, ओके।